कि हमें जो है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ लॉयल होना पड़ेगा और उनकी जो हमें जो है ना पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा और हमें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तो हम कम्पीट कर सकते हैं। All right, I really appreciate what you said, 101% all right। लेकिन ये बीच में ये जुमले मोमल है अल्फाज कि हमें जो है ना उनके साथ लॉयल होना पड़ेगा और हमें जो उनकी जो है ना वो हमें पॉलिटिक्स के साथ से अलूफनेस, ये तो हमें जो है ये क्या है? ओके 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 ओके, ठीक है सर। ख्वाजा साहब कहते हैं ना अभी जो हुकूमत जो है और वो जो है और मियां साहब जो है उन्होंने जो है वो कह दिया है कि ये जो है ये जो पॉलिसी जो है जो हुकूमत, ये क्या है भाई? ये जुमले मोहम्मद नबी ठीक है जी एहसान साहब। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बच के रहना, एग्जैक्ट बात बतानी है, ठीक है? ओके सर। है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है भाई? जी सर, राइट। ओके, सीधी सीधी बात किया करें हमारे साथ आप, ओके सर। क्या कह रहा हूँ? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर सैयद अहमद खान जो है उनकी ट्रिनिटी पॉलिसी ये थी कि aloof फ्रॉम पॉलिटिक्स, ट्राई टू बिकम लॉयल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और तीसरी चीज क्या है? गेट द मॉडर्न एजुकेशन। जब मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी तो आपका सिलसिला बनेगा जॉब्स का, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन खाली से हसान हमें जॉब नहीं मिलनी थी जब तक हम उनकी लॉयल्टी हासिल ना, उनको लॉयल्टी प्रूव ना करते, और जब तक हम उनकी एनिमिटी जो है उसे रिमूव ना करते अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इख्तियार करके, सो दैट दे वुड हैव बीन एबल टू नो कि ये मुसलमान जो है ये तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, सो ये हमारे कंपेटिटर नहीं है, तो ना आप उनके कंपेटिटर बने, ना वो आपसे खौफजदा हो, पॉलिटिक्स से आप अलूफनेस इख्तियार कर लें और लॉयल्टी उन्हें शो कर दें, एजुकेशन हासिल कर लें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, दुश्मनी है नहीं तो आपको जॉब्स मिलनी शुरू होंगी। व्हेन यू विल बी गेट द जॉब्स, so you will be having the economic prosperity. When you will be having the economic prosperity, only then you will be having the social respect. When the social respect will be there, so your religion will be respected. When your religion is respected, so it means that you are categorized as a nation, and as a nation you are respected. So these are the valuable services rendered by a distinguished person, Sir Syed Ahmad Khan. But still, in spite of all these valuable services, many people are there who are not happy with the efforts of Sir Syed Ahmad Khan. Rather, they were against Sir Syed Ahmad Khan. So I told to you people कि had those been some ordinary people जो एतराज कर रहे थे सर सैयद पे, अगर तो कहते आम लोग होते तो their statements would have been ignored very easily. लेकिन वो आम लोग नहीं थे भाई, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ये हाजी सैयद आबिद हुसैन हैं, ये मौलवी जुल्फिकार अली साहब हैं, ये मौलवी फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने देवबंद फॉर्म किया था। इनका अपना तारीख में बहुत बड़ा मकाम है, बहुत सर्विसेज हैं इस्लाम के लिए इनकी सब कॉन्टिनेंट में। इनकी स्टेटमेंट्स को इतने आराम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहते थे कि सर सैयद तुम काफरों के एजेंट हो, सर सैयद यू आर द ब्रिटिशर एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, और कहते थे कि सर सैयद यू आर इम्प्लीमेंटिंग द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। यहां तक समझ आएगी आपको बात? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर। मैं ये कहता हूं कि इस एक जुमले को लिखे पहले। जी सर। सर सैयद यू आर द एजेंट ऑफ, Sir Syed, you are the agent of Britishers. दूसरा जुमला लिखें इसके नीचे एक लाइन छोड़ के। जी सर। Sir Syed, you implement the agenda of Britishers. Sir Syed, you implement the agenda of Britishers. ये जो जुमला है इसको डब्बे में डाल दे, बॉक्स में। ओके सर। डब्बे में किस में डाला भाई? डब्बे में सर। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ओ मेरा प्यारा दोस्त, लांतियों में एक, ठीक है जी। नो सर, लोग ऊपर से नेक, लोग ऊपर से नेक, अंदर से सांप, ऊपर से नेक। अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह।
वेरी गुड, आपने भी मिसरा मुकम्मल किया है जी। तो हसन कोई शेर सुनाओ यार, कोई शेर आता है तो। सर शेर, कोई नकर नहीं, नकर नहीं नहीं, ये वक्त नहीं है नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। वाह 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 जी वाह, क्या खूबसूरत आपने सनत तकरार इस्तेमाल की है जी। नहीं नहीं से है जी। फूल जी सर। लेकर फूल आया, फूल से मैंने कहा तुम तो खुद ही फूल थे, फिर फूल लाए किस लिए। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और जिस चाह की मुझको चाह थी वो चाह ना मुझको मिल सकी, इस चाह की मुझको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दो। ठीक है आसान। जी सर। सनत तकरार। जी सर। वो कहते हैं, अहमद शाह साहब कहते हैं, ऊपर से नेक अंदर से फेक। वाह जी वाह। सोबिया नवाज ने बहुत अहम बात की है जी। वो कहती हैं हा हा हा, मेरे नजदीक जिंदगी में सबसे अहम बात यही है कि इंसान खुश रहे। ओके, तो ये आम लोग होते तो देयर स्टेटमेंट्स वुड हैव बीन इग्नोर्ड, लेकिन ये तो खुद बहुत बड़े लोग हैं। तो ये कहते थे सर सैयद यू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या ये लोग ठीक कहते थे या क्या ये गलत कहते थे, इट्स येट टू बी डिसाइडेड। और डिसाइड कैसे किया जाएगा जी, इसे डिसाइड करते हैं जरा सा माजी में जाके। ठीक है जी आसान, सर। माजी में चले। चले सर, हम निकाल रेडी। अपना गैजेट, गैजेट निकाल अपना डोरेमोन वाला, चले माजी में। सर मैं रेडी हूँ बस। रेडी है, चले जी माजी में। 1830s, 1830 में इंग्लैंड में एक पाई था। कौन था आसान? भाई सर। भाई नहीं, पाई। पाई। एक पाई था। एक पाई था जी। पाई जा। वो कहता है, उसका नाम था जी लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड मैकॉले को कि जा मैकॉले जा। ठीक है, क्या ओके, कर हसन? कि जा क्या निकाले जा। जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, मैकॉले सब कॉन्टिनेंट को जा ओके। और गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम और हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर कि हाउ वी कैन कंकर सब कॉन्टिनेंट अलोंग विद इट्स मैसेज। क्योंकि एक मरतबा किसी जगह पे कब्जा कर लेना आसान होता है, बट इफ यू वांट टू प्रोलॉन्ग योर रूल इन दैट एरिया, तो यू हैव टू कंकर द हार्ट्स ऑफ द लोकल्स, द नेटिव्स एज वेल। तो लोगों के साथ कंकर कैसे करें सब कॉन्टिनेंट को? तो मैकॉले आ गया जनाब इंडिया। जी वेला सर। मैकॉले गली गली मल्ला मल्ला घूमा, और फिर मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को एक रिपोर्ट दी। 2 फरवरी 1835 मैकॉले एक रिपोर्ट देता है जिसका नाम है तारीख में मैकॉलेज रिपोर्ट। ओके। मैकॉले इस रिपोर्ट में कहता है कि आई हैव मूव्ड ऑल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड हैव फाउंड नो beggar, no thief, high moral values, high caliber of the people, so we cannot conquer subcontinent along with its masses। तो ये तो नाकामी की रिपोर्ट है। तो फिर मैकॉले आगे कुछ रिकमेंडेशंस देता है जिनको तारीख में हम कहते हैं मैकॉलेज रिकमेंडेशंस। एडमन ओके। भेज दी हुई है इनको। अच्छा, ये पिक देखिए जो आपको भेजी है, मैकॉलेज रिकमेंडेशंस। इसमें ये ऊपर देखिए ब्लैक मार्कर से जो इकट्ठा लिखा हुआ है, लॉर्ड मैकॉलेज रिकमेंडेशंस। ओके। और इसमें पहली रिकमेंडेशन देता है, कहता है चेंज देयर कल्चर, इनका कल्चर बदल दो। दूसरा कहता है रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनका तालीम का पुराना निजाम बदल दो। तीसरा वो कहता है कि मेक देम रियलाइज दैट देयर नेटिव लैंग्वेज इज इंफीरियर देन इंग्लिश। आइए मैकॉलेज रिकमेंडेशंस को तफसील में देखते हैं। सबसे पहली है
कि चेंज देयर कल्चर। कल्चर। भाई कल्चर क्या था? कल्चर ये था कि whosoever would be the invader, जबरदस्ती मुल्क में घुसेगा, उसे मिलके लड़के मार के यहां से निकालेंगे। तो कहता है ये कल्चर चेंज कर दो। तो जब ये कल्चर चेंज होगा हसन, तो फिर जी ये सर, वाइस वर्सा जाएगा, चेंज होके वाइस वर्सा जाएगा, और यहाँ बिल्कुल के लोग जो है वो इन्वेडर से लड़ने की बजाय उसके साथ मिल लॉयल जाएंगे। हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके। जी सर। दूसरी बात, मुस्वा इमरान कह रहे हैं कि जी पिक नॉट सेंट। हसन पिक पहुंच गई भी आपको बोर्ड की? लेट मी चेक सर ऑन व्हाट्सएप। और भी लोग चेक करें, यहाँ पे लिखें। फरक ज़ेब आप भी इजाजत लेके लिखें यहाँ पे। सर नहीं आई। नहीं आई जी, पिक नहीं आई हुई एडमन साहब। बहुत सारे लोग कह रहे नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नॉट येट सर। ओके, तस्वीर भेजें जी बच्चों को। भेज दी खैर भाई? सर, बोर्ड की पिक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। तस्वीर उसने भेज दी अपनी, ये लिख कर आपकी मर्जी है, चाहे जिस नजर से देखिए। ठीक है वाह जनाब। वाह वाह सर सर, वाह माशाल्लाह। फरज़ेब कहते हैं सर हाउस चीफ सेड नो, वेल आई एम द बॉस इन माय हाउस। मैं डरता वारता किसी से नहीं हूं। मेरे घर पे अपनी मेरी जाती हुकूमत है, मैं डरता वारता किसी से नहीं हूं, मैं कमांडो आदमी हूं। लेकिन आई एम द बॉस ऑफ माय हाउस एंड आई हैव गॉट द परमिशन ऑफ माय वाइफ टू से सो कि आई एम द बॉस। ओके। अहमद शाह साहब कहते हैं सर ये मुकाले की रिकमेंडेशंस तो सर सैयद वाली पॉलिसी से ही मिलती। मुकाले नहीं है भाई, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, मुंह काले वाला नहीं, मुंह काला। लॉर्ड, उसने लॉर्ड मैकॉले का मुंह ही काला कर दिया, कहते वो मुंह काला था। मैं खत्म कहते हैं सर आर दीज 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड इन मैकॉले रिकमेंडेशंस? जी वही बता रहा हूं ना, उसने रिकमेंडेशंस क्या दी है मैकॉले ने। वो कहता है चेंज देयर कल्चर। एडमन भाई तस्वीर भेज देना, मेरी मेहनत करने का क्या फायदा, मैंने मेहनत करके लिखा है। किसको कहा है? तो यार उनको सेंड कर देना भाई, वो फायदा क्या सेंड बाद में सेंड करने का, अगर लिखने में टाइम जाया होना तो। हाँ जी, चेंज देयर कल्चर। दूसरी बात, रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो हसन यहां कौन सी कोई यूनिवर्सिटी चल रही थी? कौन से एजुकेशन सिस्टम की बात करता है? मैं बताता हूं। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ये था कि 5, 6, 7 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं, चाहे सिखों के थे, चाहे मुसलमानों के थे, चाहे हिंदूज के थे, वो अपने घरों में बुजुर्गों के पास रहते थे, नाना दादा मामा चाचा फूफा ताया खालू। इनसे वो किन किन से हसन? सर चाचा मामा दादा फूफा खालू फूफा सारे। इतनी तेज कहना था ना, मामा ताया फूफा चाचा ताया खालू। चले जी, इन लोगों से वो एजुकेशन हासिल करते थे, और they were inculcated the noble values, the moral values। क्योंकि कोई भी बुजुर्ग हो, किसी भी मजहब का हो, वो बच्चे को ये नहीं सिखाता कि मेरा काका इतना पाल है, बड़ा होकर सबसे बड़ा चोर बनेगा, वाह जी वाह, कत्ल करेगा। नहीं, कोई ऐसा बच्चे को नहीं सिखाता। ठीक है जी। तो बच्चे मॉरल वैल्यू सीख के बड़े होते थे। हर रिलीजन की बेस जो है वो ह्यूमैनिटी जरूर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जरूर है। तो वो बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पढ़ के सीख के बड़े होते थे, और जब 7-8 साल के होते थे तो रिस्पेक्टिवली अपने अपने रिलीजन के मुताबिक मंदिरों में और मदरसों में, मसाजिद में जाते थे। वो भी मजहब जो है वो भी आपको ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। कोई भी मजहब हो दुनिया का, कोई मजहब आपको ब्लड शेड नहीं सिखाता, कोई मजहब आपको चोरी डाका कत्ल नहीं सिखाता, जुल्म नहीं सिखाता। हर रिलीजन जो है उसकी बेस ह्यूमैनिटी होती है। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सीख के बड़े होते थे। ठीक है जी सर। तो जी सर। वो जब बड़े होते थे इन मॉरल वैल्यूज के साथ, तो जो मॉरल वैल्यूज वाला बंदा है वो चोर नहीं होता, वो भिखारी नहीं होता। ठीक है, वो हाई मॉरल वैल्यूज वाला होता है, हाई कैलिबर वाला होता है। तो यही तो मैकॉले कह रहा है कि इनका एजुकेशन
सिस्टम बदल दो, ताकि ये हाई मॉरल वैल्यूज सीखने की बजाय ये बेवकूफ उस्ताद को बाप समझते हैं, इनको ये सिखाया जाए कि उस्ताद जो है सिंपली एन एम्प्लॉय, एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ऑफ योर्स, द वे मेनी अदर पीपल सर्व यू, द वॉचमैन, द गार्ड, द गार्डनर, द शेफ, everybody who is serving you, who is being paid by you, he is your servant. आप टांगे में स्कूल आते हैं, जो भी आप उसको एक आना एक पैसा उस जमाने के मुताबिक देते हैं, टांगे वाला जो है that has been hired by you, वो आपका एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय होके पैसे लेके अपने अपने जो काम है रिस्पेक्टिवली वो करते हैं, उस्ताद जो है वो पढ़ाता है। तो बाप का दर्जा क्या है को भाई, तो ये जब आप बाप का दर्जा देते हैं तो उस्ताद की बात आपके ज़हन में नक्श रहती है, लेकिन जब आप उसको एम्प्लॉय चलते हैं तो फिर उसकी बातें नक्श नहीं होती, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं आप उसको और वहीं पे बात खत्म हो जाती है वो। तो ये इसने कहा कि रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और आखिरी बात देखिए कितनी अहम है, जिसकी तरफ कभी कोई तवज्जो नहीं करता। लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन है, असली बेड़ा गरक वो कर गया हुआ सब कॉन्टिनेंट का, लॉर्ड मैकॉले उसने रिकमेंड किया कि मेक देम रियलाइज, नेटिव्स को मेक देम रियलाइज that their native language is inferior than English। ठीक है जी सर। तो जब कोई ये मान लेता है कि मेरी नेटिव लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से इंफीरियर है, तो वो सिर्फ यही नहीं मान लेता कि मेरी जबान आपकी जबान से कमतर है, वो ये भी मान लेता है कि मेरी कौम आपकी कौम से कमतर है। इतना लैंग्वेज का। तो आज भी हसन साहब आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने ऐड दिया एडमिनिस्ट्रेटर रखने के लिए, 2 लड़के आए हैं, एक एमए इंग्लिश है एक एमए उर्दू है, आप एमए इंग्लिश वाले को प्रेफर कर देंगे। ट्रू सर। कि नेटिव लैंग्वेज को इंफीरियर समझना, whosoever speaks English in our society, हम खामखा उससे मरूब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर ऐसी ऐसी जगह इंग्लिश बोलते हैं हम कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अमरूद वाले को जाके कहते हैं जेंटलमैन व्हाट इज द रेट ऑफ दीस गावास टुडे, लुक ऑसम। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता चल रहा क्या हुआ है। अच्छा जी, मारिया आसिफ कहती हैं जी कि सर इज दिस क्वेश्चन ऑथेंटिक, इफ यू लुक इट अप इट हैज बीन वाइडली डिस्क्रेडिटेड एज अ होस्ट। कौन सा क्वेश्चन बेटे, किस क्वेश्चन की बात कर रही है, मुझे पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज एम्बेडेड इन अस। बिल्कुल मुस्तफा इमरान ठीक कहते हैं, ये हम में मौजूद, अब तक मैकॉले की ये रिकमेंडेशन हमारे में मौजूद है कि वी ऑलवेज प्रेफर द लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हमारी ऐसा कहती है कोटेशन है क्वेश्चन। अच्छा बेटे आई एम वेरी सॉरी, मेरे से वो दूर है, जरा सा मुझे वो पढ़ने में जरा सी उसे दुश्वारी, कोटेशन ही लिखा हुआ आपने। ठीक है, कौन सी कोटेशन ऑथेंटिक है? इफ यू लुक इट अप इट हैज बीन वाइडली डिस्क्रेडिटेड एज। भाई कौन सी कोटेशन का जिक्र कर रही है? मैंने तो कोटेशन की बात ही नहीं की बेटा। लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन की बात करें ना, कोटेशन कहां से आ गई बीच में? रिकमेंडेशंस हैं बेटा, बिल्कुल यही उसकी रिकमेंडेशंस हैं। अब वो ऑथेंटिक है तो मैं उन्हें क्या करूं? अच्छा जी, मेरी बात सुनो ध्यान से, छोड़ो सो। ये 3 रिकमेंडेशंस हैं लॉर्ड मैकॉले की। चेंज देयर कल्चर, रिप्लेस देयर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड मेक देम रियलाइज दैट देयर नेटिव लैंग्वेज इज इंफीरियर देन इंग्लिश। तो भाई ये तो मैकॉले ने रिकमेंडेशंस दे दी, मैं ये कहता हूं कि इनको इंप्लीमेंट करता कौन नजर आ रहा है? कौन इंप्लीमेंट कर रहा है कि लॉयल हो जाओ, उनके साथ दुश्मनी छोड़ दो और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो। स्कूल कौन खोल के दे? सिंपली एम्प्लॉइज, नथिंग एल्स, नॉट लाइक फादर। जी हाँ, नायाब अजहर शजीहा नकवी और अहमद शाह कहते हैं सर सैयद अहमद खान। यस ऑफ कोर्स, सर सैयद अहमद खान। तो वो मैंने डब्बे में आपको एक बॉक्स में मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, सान अहमद पढ़ना, वो क्या है? सर सैयद यू इम्प्लीमेंट एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स। मैं दोबारा पढ़ता हूं ये जुमला, आप सुने, डब्बे पे अपने नजर रखे, जा लिखा हुआ है, सर सैयद यू इम्प्लीमेंट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिशर्स। फिर सुने, सर सैयद यू इम्प्लीमेंट द एजेंडा ऑफ लॉर्ड मैकॉले। हाँ जी, बात सुन रही आप? जी सर, ये है बात। अच्छा,
क्या सर सैयद वाकई लॉर्ड मैकॉले का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे थे? क्या वाकई में सर सैयद वाज द एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स? क्या वाकई में ही वाज इंप्लीमेंटिंग द एजेंडा ऑफ मैकॉले? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब देखें, जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। मुसलमानों के दो बड़े बड़े लीडर यूनानिमसली विदाउट हैविंग एनी सेकंड ओपिनियन, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जनाब? जी सर। एक लीडर कहता है सर सैयद कि Muslims do not take part in the practical politics, otherwise your existence as a nation would be eliminated from the subcontinent forever. दूसरा लीडर जिना क्या कहते हैं? Muslims come out and take part in the practical politics, otherwise your existence as a nation from the subcontinent would be eliminated forever. एक कहता है सियासत में हिस्सा ना लो, सियासत में हिस्सा लिया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। एक कहता है सियासत में हिस्सा लो, अगर हिस्सा ना लिया तो खत्म हो जाओगे। कौन ठीक कहता है, कौन गलत कहता है, कौन सच्चा कौन झूठा? मैं कहता हूं दोनों सच्चे, कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड्स के हिसाब से। सर सैयद के दौर में अगर सियासत में हिस्सा लेते तो मारे जाते, और जिन्ना के दौर में अगर सियासत में हिस्सा ना लेते तो अंग्रेज ने चले जाना था और हिंदू हुकूमत में आ जाते, और हमेशा के लिए मुसलमानों का एग्जिस्टेंस एज ए नेशन would have been eliminated from the subcontinent। तो अगर एक ही कौम के दो मुख्तलिफ लीडर्स की दो मुख्तलिफ वक्तों पे कही हुई से मुख्तलिफ वाइस वर्सा 180 डिग्री फर्क बातें उसी एक कौम के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो दो मुख्तलिफ कौमों के दो मुख्तलिफ लीडर्स मैकॉले और सर सैयद मुख्तलिफ वक्तों पे कही हुई एक जैसी बातें उसी कौम के लिए बेनिफिशियल साबित क्यों नहीं हो सकती? Hence it has been proved कि whatsoever Sir Syed Ahmad Khan recommended, whatsoever Sir Syed told to the Muslims, those all things had really become the need of the time, and those had got nothing to do with the recommendations given by Lord Macaulay. Yes, incidentally those matched with the recommendations given by Lord Macaulay, but whatever Sir Syed was saying, those were not under influence of the Macaulay's recommendations, because you see Sir Syed says loyal, try to become loyal with the British government। मुझे बताइए कि was there any other option available to the Muslims? Had they not become loyal with the Britishers तो मारी पड़नी थी ना भाई। और अभी जी सर उनके कंपेटिटर बन जाओ, उन उठा के बार भाई, ओ भाई अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखुरू करके, अभी तो इतनी मार पड़ी थी 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो वही मार जो है उसके असरात ही खत्म कर रहे हैं सर सैयद कि फिर मार खानी है उनसे, उनके कंपेटिटर बन के। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे। मोर ओवर, अगर आप एज ए नेशन रिस्पेक्ट रिकग्निशन चाहते हैं, एज ए नेशन रिकग्निशन चाहते हैं, तो योर रिलीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलीजन जो है इट शुड बी रिस्पेक्टेड, तो यू मस्ट बी हैविंग द सोशल रिस्पेक्ट। जब आपकी सोशल रिस्पेक्ट है तो सोशल रिस्पेक्ट कहां से आएगी? वो आएगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? वो आएगी जॉब्स से। अब उस जमाने में जॉब्स कहां से आएंगी? वो आएंगी एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से। तो अगर मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन पे कन्विंस न करते तो मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का एग्जिस्टेंस कहां रह जाना था? ना जॉब्स मिलती इनको, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती, ना सोशल रिस्पेक्ट होती, ना इनके रिलीजन की रिस्पेक्ट होती, ना ये बतौर नेशन रिकॉग्नाइज होते। तो दे वुड हैव बीन क्रश्ड अप टू दिस एक्सटेंट। That's what the Britishers wanted, to crush the Muslims up to this extent that they would never be able to raise their heads again as a nation, and they would never be able to raise their heads in order to compete the Britishers, in order to become a threat for the Britishers, in order to become a hazard for the Britishers, and in order to become a source of throwing out the Britishers from the subcontinent। वो कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर, बिल्कुल सर। But sir, he was a leader, an educated person with a broader vision. How could he ignore the deep impacts of Trinity reforms? कौन से deep impacts भाई?
बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स हैं उसके। ये जो आप यहाँ बैठी इस वक्त इंग्लिश में मेरे से सवाल पूछ रही हैं, और जो मैं आपसे खड़ा इंग्लिश में उर्दू में बात कर रहा हूँ खड़ा, ये सर सैयद की बदौलत है बेटा, वरना अभी हम जी मार खा रहे होते कहीं वहां पे इंडिया में। सर, क्योंकि मुख्तलिफ दौर में जो लीडर्स होते हैं और जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं सर, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उस वक्त के हालात के मुताबिक किए जाते हैं। अब वो आने वाले वक्त को देख के नहीं किए जाते। अगर सर सैयद अहमद खान उस वक्त वो हमारे हालात को देख के, मुस्लिम्स के हालात को देख के वो डिसीजंस ना लेते, तो कायद आजम और अल्लामा इकबाल आने वाले वक्तों में इतनी एजुकेशन ना ले पाते और वो इतने अपने आप को ग्रूम ना कर पाते कि वो फिर सियासत में आते। तो इसलिए जो भी फैसले किए जाते वो उस वक्त के हिसाब से किए जाते हैं। शाबाश, वेरी वेल सेड हसन। देखें कितनी उन्होंने खूबसूरत बात की कि अगर ये इम्पैक्ट्स ना होते सर सैयद के स्टेप्स के, तो आपको जिन्ना और इकबाल जैसे, मोहसिन मलिक जैसे, वकारुल मलिक जैसे लीडर कहां से मिलने थे? और हैड दिस लीडरशिप नॉट बीन देयर, तो आपने मुस्लिम लीग की मूवमेंट मुस्लिम लीग कहां से बनानी थी? मुस्लिम की मूवमेंट आपने कैसे चलानी थी? आपने पाकिस्तान कैसे बनाना था? तो डीप इम्पैक्ट्स जो है वो जाहिर अंडर कंसिडरेशन थे। तो सोवियत तो डीप इम्पैक्ट्स तो अच्छे ही आए ना, ट्रिनिटी पॉलिसी के रिफॉर्म्स के, बेटा बुरे तो नहीं आए। तो अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदर सर सैयद अहमद खान वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट। ठीक है जी एहसान साहब? जी सर। तो हमें यह देखना है कि सर सैयद प्रो ब्रिटिशर थे या नहीं थे। इसके लिए मैं आपको जरा सा तारीख में लेके जाता हूं कि जिस वक्त मैंने आपको याद होगा बताया था आपको कि सर सैयद इशूड अ पम्फलेट विद द नेम ऑफ रसाला बराए असबाबे बगावत हिंद, ये बात हुई थी जी आसान। जी सर। फिर इसको इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और जी इंग्लिश सर। में ट्रांसलेट करके इसको हमने भेजा था इंग्लैंड, जिसमें कि जी सर सैयद ने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाया था कि भाई ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये सिर्फ लोकल्स का कसूर नहीं था, ये ब्रिटिशर्स आपका भी कसूर था, क्योंकि यू पीपल नेवर प्रोवाइडेड द जनरल मैसेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट विद एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच दे वुड हैव कम्युनिकेटेड देयर प्रॉब्लम्स, देयर रिजर्वेशंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्लेटफॉर्म तो दो भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि रुतों का कायदा है वक्त पर ही आती जाती है। तुम्हारे शहर में क्यों रुक गया फरियाद का मौसम? तो भाई जहां फरियाद का दर बंद हो जाता है वहां रिवॉल्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस। तो सर सैयद अहमद खान ने व्हेन ही हाईलाइटेड दिस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट अबाउट इट, and obviously not overnight but with the passage of time such kind of decisions take place। तो सर सैयद अहमद खान के रिकमेंडेशंस पे, उनके पॉइंट आउट करने पे, हाईलाइट करने पे 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इदारा यहां पे बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी सर। एलन एक्टिवियन ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश ब्यूरोक्रेट था। Alan Activian Hume, who had been provided the services in subcontinent for a very longer period of time, so he was very well aware of the demands, the opinions, the desires and the psyche of the Indians. That is why he formed Indian National Congress in 1885. When Indian National Congress was formed, so it was stated that it is a political representative body of all the Indians living here, regardless of their religion, indiscriminately. It belonged to everybody, every people, every person, like हिंदूज जी के सर। लिए ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। मुस्लिम्स भी खुश थे कि हमारी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, सिख भी खुश है, पारसी भी खुश है, सांसी भी खुश है, क्रिश्चियन भी खुश है, हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है। क्यों? कि नाउ नो वन वुड बी एबल टू डिप्राइव देम ऑफ फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, as they were all deprived of their rights after the war of independence 1857, और indiscriminate killing हुई थी ब्रिटिशर्स के, जिसका जिल चाहा जिसको उठाया उसको मारा, कत्ल किया, टांगे तोड़ी, कोड़े मारे। तो अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? Now they were having their own political representative body with the name of Indian National Congress। कांग्रेस। जी सर। True. No, this institution which was formed, Indian National Congress, it was a liberal organization, and first it was the organization who used to represent everybody
up to the mark, with a neutral approach. It used to represent everybody living in here in subcontinent. But in 1890, just after the 5 years of its inception, what happened? A very, very rigid extremist Hindu, young extremist Hindu, Bal Gangadhar Tilak, B-A-L, Bal Gangadhar Tilak. He was a young Hindu extremist leader. He joined Indian National Congress in 1890 and he converted Indian National Congress into a Hindu favored organization. He converted Indian National Congress into a Hindu favored organization. जी एक सेकंड, तस्वीर मिल गई आप लोगों को बोर्ड की? जी सर। जी लिखे यहाँ पे, बाकी लोग भी लिखे यस अगर तस्वीर मिल गई है तो बोर्ड की, ताकि सर अभी नहीं आई। सर अभी नहीं आई। एडमिन भाई तस्वीर बजरिया डाक भेज रहे हैं यार। सर बारिश है ना, इस वजह से डिले हो गई है शायद। तलागंग में बारिश हो रही है इस वक्त? सर अभी तो नहीं हुई, लेकिन सुबह हुई है 7 बजे, 7 से 7:30 तक। अच्छा सर, कौन सी ऐसी स्क्रूटनी हो रही है? अहमद शाह कहते हैं कौन सी ऐसी स्क्रूटनी हो रही है जो पिक्चर आ ही नहीं रही है। अहमद शाह तो काफी शरारती चीज है यार, है। अच्छा जी, जायदा फारूक आ गई है, शुक्र है जी, बड़ी देर बाद आई मेरी बेटी, आज पहले नजर नहीं आई थी। कराची के थ्रू भेज रहे हैं सर, रास्ते में ही डूब गई है। और कहती रास्ते में डूब गई, तस्वीर कराची से भेजी थी। कराची के रहने वाले लिखे यहाँ पे, कोई पानी वानी काम हुआ कि नहीं हुआ यार वहां पे? दोबारा आजकल में दोबारा एक्सपेक्टेड थी बारिश आजकल में। ना डरा यार, बेचारे पहले बड़ी मुसीबत में है। सर प्लीज जरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रिटिशर का नेम अगेन बता दें। एलन एक्टिवियन ह्यूम, नूरुल हुदा, एलन एक्टिवियन ह्यूम। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं जी सर थोड़ा कम हुआ है। शजिया कहती हैं कदरे बेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। अमीर हमजा कहते हैं लेकिन इट इज स्टिल रियली वेरी बैड। यस। हफ्सा कहती हैं सर कम हो गया है पानी। पता नहीं जी कितना लोगों का बेचारा। सर आफ्टर शॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कराची की जो बारिश है, क्योंकि सारे सीवरेज का पानी सड़कों पे आना, बीमारियां और सफाई, और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, और आई 100% एग्री विद यू हसन। आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड। आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, ताकतवर बात होती है आपकी। देखें ये जो इस वक्त नजर आ रहा है ना पानी कराची में, ये तो आ रहा है ना, ये तो है प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन वो इसके जो आफ्टर शॉक्स कह रहे हैं आसान के बाद में बहुत सीरियस हो जानी सूरत हाल। द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, इट्स नेवर नोन कि गॉड फॉरबिड्स कोरोना की सेकंड वेव ना आ जाए कहीं। ठीक है जी, वायरस हेल्थ है ना इस तरीके से जी सर। तो ये अल्लाह की जात पाक अपना करम करे जी। असल मसला यही है कराची का कि वो जो पता नहीं अब किसकी पॉलिटिकल हुकूमतों की जिम्मेदारी है, किसकी है कि वो क्यों नहीं, हमेशा ही बारिशें होती हैं, ऐसी भी लुटनी पड़ी। सर असल में एक दो चीजें को आप नहीं कह सकते पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि सर आजकल जो भी इस पे मतलब जो अभी राय आ रही है मुख्तलिफ लोगों की और जो ऑथर्स लिख रहे हैं, तो सर वो यही बता रहे हैं कि एक चीज नहीं है ये, मतलब एक तसलसल है पिछले 5-10 सालों का, जिसमें तजावुज़ात भी शामिल हैं, पॉलिसीज भी सही नहीं बनाई गई, और जो पानी के गुजरने के रास्ते हैं, जो नाले हैं इनके बड़े 4-5 कराची के जो नाले हैं, उनके ऊपर तजावुज़ात बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ये बहुत सारा मलबा है, ये 1-2 साल की गेम नहीं है, ये बहुत तसलसल से जो चीज चली आ रही है, फिर उसने एक दिन तो सामने आना ही था। ये तो एक्सपोज ऑफ हो गए हैं। अफसा कहती हैं कि कराची सबका है, लेकिन कराची का तो बिल्कुल मेरी बेटी आप ठीक कहती हैं, बहुत दिल दुखता है। जो कराची इतनी एक कीमती जगह है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे हमारा जो पोर्ट है दैट इज देयर, और हमारा वो मेन सिटी है जो आपके इकोनॉमी का मेन हब है। पता नहीं क्यों उसको इस बुरी तरीके से ट्रीट किया गया कि वहाँ के रहने वाले भी बेचारे मुसीबत में हैं। बहुत सी दुआएं जी, जो बच्चे वहाँ पे सब लोग जो कराची में रहते हैं, बहुत सी दुआएं उनके लिए। अल्लाह ताला की जात पाक जहाँ जहाँ जो जिस से मिस्टेक हुई है, अल्लाह ताला की जात पाक करे कि वो सब रिमूव हो, कोई ऐसी पॉलिसी अच्छी बने कि वो
अगर किसी जगह सीवरेज है और उस पर उसने किसी ने अपना प्लाजा खड़ा कर दिया है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाले, या हुकूमत कोई स्टेप ले, कोई भी स्टेप किसी तरीके से, बस आप लोग कराची के लोग जो हैं उनके लिए बेहतरी पैदा हो। वी लव कराची, वी लव द पीपल ऑफ कराची, और वी लव एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कर क्या सकते हैं ये समझ नहीं आता। बहुत सी दुआ करते हैं, और बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स भी वहां पे कराची में जो स्टेक होल्डर्स पोजिशंस पे हैं, मैं उनको भी हमेशा कहता हूं कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए व्हाट एवर यू कैन डू फॉर द पुअर पीपल हु आर सफरिंग, प्लीज डू समथिंग, दिस इज द टाइम। हम इन चक्रों में फंसे हुए हैं कि जनाब वो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन चीजों को छोड़े भाई, ये टाइम नहीं है। आप अर्तगरल देखना बंद करें। आप घोड़े पे बैठ के कराची के हालात ठीक नहीं कर सकते। आपको फौरन कुछ करना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे करें, अपनी अपनी केयर करनी शुरू करें। देखें शायद कोई सिस्टम किसी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं, माई हेड स्टार्ट्स बॉइलिंग और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूँ इस वक्त लोगों को तड़पता हुआ। हम लोग जो, आप लोग मेरे से इस वक्त बात कर रहे हैं, यू आर द प्रिविलेज्ड पीपल। आप यकीन करें, आपको उतना नुकसान हो भी जाएगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन वो गरीब रोजी रोटी एक जगह पे फुटपाथ पे बैठ के कमाता था, वो तो कई दिन से भूखा है ना, कई दिन से फाकों पे चला गया वो गरीब आदमी। इन बातों पे तो उनका क्या बनेगा? आई एम रियली अफ्रेड ऑफ। मैं सोचता हूँ तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ, कितने लोग भूखे सो रहे होंगे, कितने लोगों के बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे वहां पे। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। मुझे, आई एम रियली वंडर्ड कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इंसान हैं। एनीवे जी, क्या होता है वो कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये मिसरा, इस पे कभी गौर कीजिएगा कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये आदमी तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान क्यों नहीं है? कि इंसानियत से दूर चला गया हुआ है। बहुत मेरा दिल दुखता है इन बातों पे। मैं फिर वो डर के बंद कर देता हूँ चीजें, सोशल मीडिया में नेट भी ऑफ करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बेबसी का एहसास होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? अपने लेवल पे रहते हुए 5, 10, 15, 20, 50, 30 लोगों की मदद करूँ और क्या कर लूंगा? लेकिन वो जरूर करता रहता हूँ कि चलो वही सही, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाए हम समहाउ। जी सर। ओके, आप लोग भी जो कराची में रहते हैं, जो प्रिविलेज पीपल, कोशिश करें कि आपके घर जो लोग काम करने आते हैं, जिनके घर जो हैं वो डूब गए हुए हैं, कई कई दिन से खुले आसमान के नीचे, कई दरख्तों के नीचे पनाह लिए हुए बैठे हैं, मुश्किल से पता नहीं कहाँ का, प्लीज उनकी मदद कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो मेरी बात सुने, आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक मीगर अमाउंट 4 से 5 हजार रुपए की, ये एक नॉर्मल साइज की फैमिली के लिए महीने का राशन आ जाता है इसमें। ये मुझे भी जिंदगी में पहली मरतबा पता चला जब ये कोरोना आया और हमने काम इस पे शुरू किया बहुत से लोगों के लिए, तो आई केम टू नो कि 4 से 5 हजार रुपए में एक फैमिली का राशन पूरे महीने का आ जाता है। यार, हमें 4-5 हजार रुपए मैटर ही नहीं करता। अल्लाह का फजल है, हम सारे प्रिविलेज्ड लोग हैं। तो प्लीज अपने अपने जहां जहां रहते हैं, जो कोई गरीब है, मुसीबत में फंसा हुआ है, 4-5 हजार से इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जाके उसके लिए अगर आप राशन उसको दे दें तो शायद उसका महीना गुजर जाए और उसके बच्चे भूखे ना रहे। बेशुमार चीजें आती हैं, दालें और वो चीनी और वो क्या होता है ऑयल वगैरह, आटा, मतलब वो भूखा नहीं ना रहेगा। आटा होगा, घी होगा, दालें होंगी, वो चलता रहेगा, सिस्टम चल रहेगा, उनका भूखे नहीं रहेंगे। हाँ, ये करने की कोशिश करते रहा करें जी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका नहीं सर, अच्छी बात है सर। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, तो आप तक 1885 में जब इंडियन नेशनल, यार वो पिक चली गई है भाई। अच्छा जी, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और ये देखिए कि मैं यहाँ पे ये लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन में मिटा रहा हूँ, ये मजबूरन जो मैंने लिखी थी, मैंने आपको लिखवा भी दी है ये। और आप 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, it was converted into a Hindu favored organization due to the presence of the leaders like बाल गंगाधर तिलक। अच्छा जी, तो देखिए जनाब, ये है हमारा आजकल का प्यारा पाकिस्तान, ये गंदा इंडिया, और ये बंगाल आ गया। ये जो बंगाल है, it was a huge area, Bengal was। जी सर। अकेले बंगाल की आबादी जो है वो फ्रांस के बराबर थी उस जमाने के। फ्रांस के बराबर थी, 78.5 मिलियंस।
इसका जो एरिया था बंगाल का 189,000 स्क्वायर माइल्स पे मबनी था, जिसका एरिया बंगाल का। अगर आपको मैप पे थोड़ा सा समझ आ रही हो तो मैं पहले आपको एक बात बताऊं कि 1899 से 1905 तक यहां पे एक वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है, ही वॉज अ वेरी वेरी इनोवेटिव पर्सन। और फिर हम देखते हैं कि 1905 से लेके 1911 तक यहां पे एक वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ये भी वायसराय था। ये जरा नोट कर लीजिएगा कि 1899 से 1905 तक एक वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और फिर 1905 से 1911 तक 6 साल एक वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। ओके। ये जो लॉर्ड कर्जन था, ही वॉज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। ही went to Bengal to visit the different areas. As I told to you people, that Bengal was such a huge area that the Viceroy of India could visit Bengal only once in his tenure of 5 years. इतना वसी एरिया था ये कि 5 साल में वायसराय भी एक ही दफा जा पाता था। तो लॉर्ड कर्जन जब वहां पे गया तो ही ऑब्जर्व कि बंगाल के 2 हिस्से हैं। एक समझ लीजिए आप ईस्टर्न बंगाल है, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, इट इज ईस्टर्न बंगाल। टोटल पॉपुलेशन आसान मैंने कितनी लिखवाई है बंगाल की आपको? 78.5 मिलियन। शाबाश। इस 78.5 मिलियन में से ये जो ईस्टर्न बंगाल है, जो मैंने ग्रीन किया है एरिया बंगाल का, आधा उधर ईस्ट साइड वाला, ये इसकी आबादी थी 31 मिलियन। 31 मिलियन। इन 31 मिलियन में से 18 मिलियन जो हैं दोज वर मुस्लिम्स, और 12 मिलियन जो हैं दोज वर हिंदूज, और 1 मिलियन जो हैं those were others. So इस तरह you can see that in the eastern Bengal Muslims were in majority, जैसे कि आपने देखा कि 31 मिलियन टोटल रहते हैं जिनमें से 18 मिलियंस वर द मुस्लिम्स। अच्छा, ये जो मैं रेड कर रहा हूं एरिया, पहले तो ये देखिए ये वेस्टर्न बंगाल का एरिया है और ये कैलकाटा है, जो रेड मैंने गोला बना दिया है, ये कैलकाटा है। तो कलकत्ता में वी कैन सी दैट इट वाज हैविंग द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। कलकत्ता में गवर्नमेंट की सीट थी। यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट का क्या मतलब है? कैपिटल था गवर्नमेंट का। और ऑल द प्रोग्रेसिव वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज्ड टू टेक प्लेस इन एंड अराउंड कलकत्ता। ठीक है, अमीर हमजा कहते हैं जी पिक रिसीव्ड, वेरी गुड जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, इन एंड अराउंड कलकत्ता, उससे क्या होता था कि द पीपल ऑफ वेस्टर्न बंगाल, जहां पे जी सर कलकत्ता है, वेयर द मेजॉरिटी लिविंग वाज ऑफ द हिंदूज, एंड हिंदूज जो हैं, ये जो वेस्टर्न बंगाल का एरिया है, इट वाज हैविंग फुल ऑफ फैसिलिटीज, इट वाज हैविंग फुल ऑफ द कम्युनिकेशनल नेटवर्क्स, the job opportunities were there, banks were there, courts were there, ports were there, journalism was there, schools, colleges, universities were there, teachers were there, a lot of people were studying there, or the majority living there was of the Hindus, those who used to speak Hindi, which was a superior language in those days. I'm talking about Western Bengal, where the majority of the Hindus was there. Yes, sir. Whereas the Eastern Bengal is concerned, so Lord Curzon observed that at the same time the people living in eastern side of Bengal, they were really suffering and they were having no communicational networks, any roads वगैरह कोई नहीं थी,
They were having no court. Their port of Chittagong was not operative, or journalism was not there. Banks were not there. Schools, colleges, universities were not there. Job opportunities were not there. And the majority living there was of the Muslims. They used to speak Bangla, which was an inferior language in those days. So when Lord Curzon observed all this, he became really very much worried about the proper administration in Bengal. So he decided to do something, as I told to you people, he was a very innovative man, Lord Curzon was. He decided to do something for the poor people of Bengal. And in order to do something, he decided to make the partition of Bengal and to create two new provinces, Western Bengal and the other one was Eastern Bengal. उससे क्या होता है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा, हमारे साउथ पंजाब के जो दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि साउथ पंजाब को न्यू प्रोविंस, एक भावलपुर, भावनगर वगैरह जो उसे अलग सूबा बनाया जाए। तो अलग सूबा बन जाने से क्या होता है भाई, आपको अलग टेरिटरी मिलती है, अलग रेवेन्यू मिलता है, अलग सब्सिडीज मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है, अलग गवर्नर मिलता है, अलग चीफ मिनिस्टर मिलता है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपके अपने पास आ जाती हैं, एंड यू आर अनेबल टू मेक सम गुड फॉर द पीपल ऑफ योर एरिया। ये न्यू प्रोविंस बनने से होता है। तो इसी तरह जब ये न्यू प्रोविंस बना ईस्टर्न बंगाल का, तो द पीपल लिविंग देयर वर स्टार्टेड गेटिंग ऑल दोज फैसिलिटीज व्हिच द पीपल ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस कैन अटेन। जैसे कि ढाका का हाई कोर्ट बन गया, चिटागांग का पोर्ट ऑपरेटिव हो गया, जर्नलिज्म का सिस्टम स्टार्ट हो गया, बैंक्स बन गए, यूनिवर्सिटीज बननी स्टार्ट हुई, कॉलेजेस बने, स्कूल्स थे, पीपल स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन आना शुरू हुई, जॉब्स मिलना शुरू हुई, रोड्स बनी, नेटवर्क बना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई, इससे मेजॉरिटी लिविंग देयर वाज ऑफ द मुस्लिम्स, they started becoming prosperous, मुसलमानों को फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई। ये बात हिंदूज को पसंद ना आई, and they started making severe agitation against the British government। और agitation, एहतजाज क्या था? mainly to roll back the decision of partition of Bengal। partition of Bengal का decision जो है उसको roll back करो British government। अच्छा जी, most awful aspect for the Muslims was that these agitational works, whatever was going on, those were going on through the platform of Indian National Congress। तो मुस्लिम्स जो थे they were really rejected। किस बात पे? इस बात पे कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमारी भी थी, इसने खुद तो हमें क्या फायदा पहुंचाना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी स्टेप से हमें फायदा पहुंच रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से, ये उसको भी कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जोर डाल रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं टू रोल बैक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कैसा जुल्म है? यही तो कयामत है ना, कि अगर हमें फायदा पहुंच रहा है तो ये कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन रोल बैक कर दो। तो मुसलमान दुखी हैं, डिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं। हसन, मुसलमानों का दुखी होना बनता है? जी सर, बनता है। दुखी हैं, डिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं। बिल्कुल सर, ट्रू। ऐसे में मैं आपको क्या कहता हूं सबको कि मेरे साथ प्रवास करने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम रेडी हैं विजुलाइज करने के लिए चीजें। आसान, रेडी हैं? ओके, तो प्रवास की तो पहुंचे, एक कोठी का गेट है, गेट जी सर, अंदर लंगर लगा हुआ है सर। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है, अंदर लंगर है। हाँ, कोठी के गेट से हम एंटर हुए, साथ ही बड़ा सारा एक लॉन है। लॉन में एक बहुत ही ग्रेसफुल से बुजुर्ग हैं जो बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। ये ग्रेसफुल से बुजुर्ग कौन है? ये नवाब मोहसिन अल मलिक हैं। जी सर, नजर आ रहे हैं नवाब साहब आपको? गुड। ये नवाब मोहसिन अल मलिक इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक शदीद टेंशन में आ गए हैं। टेंशन में आए तो क्यों टेंशन में आए हैं? नोट कीजिए, इन्होंने एक स्पीच पढ़ी है। स्पीच किसने डिलीवर की है? लफ्ज लिखे, लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच है। लॉर्ड मॉर्ले, एरो डाल के लिखे, लॉर्ड मॉर्ले है कौन? सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स।
सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स। लॉर्ड मॉर्ले ने ये स्पीच कहां की है? उसने ये स्पीच ब्रिटिश पार्लियामेंट में की है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसने स्पीच में ऐसा क्या कहा है जिससे नवाब साहब परेशान हो गए हैं? उसने कहा है, लिखें कि नेक्स्ट टाइम when the constitutional recommendations would be given in India, the opinions of the natives would also be taken. The opinions of the natives would also be taken. हसन, इसका क्या मतलब है कि लोकल से भी पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? जी सर। कहता है कि जब नेक्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन देंगे तो लोकल से पूछेंगे कि आपके लिए इसमें क्या क्या रखा जाए। जी सर। ये पढ़ के नवाब साहब परेशान हुई, तो ये तो अच्छी बात है। मैं बताता हूं इसमें परेशानी की बात क्या है। परेशानी की शदीद तरीन बात इसमें यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है नेटिव से भी पूछेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए ओपिनियंस। शाबाश हमीर हमजा, वो कहते हैं आईएनसी नेशनल कांग्रेस से पूछें। ओ भाई, बात यह है कि आप डोर टू डोर जाके तो पूछेंगे नहीं, बिल्कुल। इंडियंस कैसे पूछेंगे? आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से। तो आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है? वो है भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वही है जिसने खुद तो आपको क्या फायदा पहुंचाना। वो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी एक्ट से आपको फायदा पहुंच गया है, वो उसको भी कहते हैं रोल बैक कर दो। तो इसका मतलब है कि वो आपसे सिंसियर नहीं है, इंडियन नहीं है। जी सर। तो इस बात पे नवाब साहब परेशान हुए हैं कि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुसलमानों के हक की कभी बात करेंगे ही नहीं, तो मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचेगा ही नहीं। हाँ जी, नवाब साहब सही परेशान है सर? ट्रू, बिल्कुल सर, सही परेशान है। अच्छा जी, तो आगा साहब माइक आपका आज ऑपरेटिव है कि नहीं? आपके पास आए कि ना आए? सर विच नवाब? नवाब मोहसिन मलिक मुस्तफा जिनकी बात हो रही है, नवाब साहब का काम के नाम पूछ रहे हैं मोहसिन मलिक। अच्छा जी, हसन आ गया, बस ले आया? जी सर। है ना, और सुनाई दिया है बस। अच्छा जी, हसन बेटे से लेते हैं इजाजत। बहुत लंबी आज हमने इससे बात की, बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू हसन, जीते रहो, सलामत रहो। और मेरी बात कराएं जी। आप किससे बात कराएंगे? मेरी बात करा दें आप किससे बात कराएं? मेरी बात कराएं जी नायाब अजहर से। आगा फरहान अली कहते हैं कि मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया है। तो बेटा ये लेक्चर किस चीज पे, लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है मेरे साथ? नायाब। हाँ नायाब, कैसी है बेटा? मैं ठीक, आप ठीक है सर? या फाइन, थैंक यू। क्या हो रहा है नायाब? पढ़ाई। आप, मैं भूल गया हूँ, किस शहर में थी आप? लाहौर। लाहौर में ही? अच्छा चलो फिर ठीक है। तो मतलब तैर के तो नहीं जाना पड़ता ना, कि वोट की जरूरत तो नहीं है? नहीं शुक्र। कराची में तो उन्होंने क्रीम बोट भी स्टार्ट कर दी है, मैं देख रहा था, बड़ा दिल दुखा मेरा देख के। अच्छा हसन क्या कहते हैं? सर हर दौर के फिरौन के लिए अल्लाह पाक कोई ना कोई मूसा जरूर भेज देते हैं। हसन यहाँ इस बात की क्या तुक है जी? लॉजिक बताएं, मुझे समझ नहीं आई मेरे बेटे, बात किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो? ओके नायाब, यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके, तो ये तो नायाब वही है ना, थोड़ा सा बोलती है ना? आपको याद आ गया है? याद आ गया? मुझे याद आया, आपने कहा जी सर मुझे याद आ गया, तो वही है यार। अच्छा चलिए ठीक है। तो नया प्रैक्टिस किया थोड़ा सा बोलने की कि नहीं की? आज बोलूंगी। बोलेगी, चलो वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बस इतना भी नहीं बोलना कि मैं लेक्चर ही नहीं दे सकूं, ठीक है? अच्छा, तो नया बात कहां तक पहुंची है? नवाब मोहसिन मलिक साहब परेशान है, परेशानी समझ आ गई है? जी जी। अच्छा, तो सही जस्टिफाइड है ना परेशान होने में? जी सर। अच्छा, तो नवाब मोहसिन मलिक जो है ये परेशान बैठे हैं कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी फेवर की बात कभी करेगी नहीं। तो इन्होंने फौरी तौर पे
अपने जो इलीट ग्रुप जो दोस्त थे सारे उस जमाने के मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स, पढ़े लिखे लोग, उनको बुलाया अपने घर, वो सारे इकट्ठे हो गए। यहाँ पे हमें एक बड़ी इजाद होती नजर आती है दुनिया में। नायाब सुन रही है? जी सर, सुन रही हूँ। क्या होती नजर आती है? इजाद। इजाद। सारों ने आके कहा मोहसिन, नवाब मोहसिन मलिक को, मोहसिन व्हाट्सअप। तो यहां से फिर व्हाट्सअप बना। ठीक है, अच्छा। ये लिखना देना ना यहाँ पर बनाना देना व्हाट्सएप का मोनोग्राम यहाँ पे। ओके जी, व्हाट्सएप बन गया। तो इन्होंने कहा मोहसिन व्हाट्सएप। तो नवाब मोहसिन मलिक ने सारी बात सुनाई, सारों ने ये बात सुनी, एंड दे यूनानिमसली केम टू द कंक्लूजन कि ये तो मसला बड़ा गड़बड़ हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी फेवर की बात कभी नहीं करेगी। सो उन्होंने डिसाइड सबने किया कि हमें खुद जाना चाहिए किसके पास? वॉइस राय के पास। तो वॉइस राय तब तक आ चुका है लॉर्ड मिंटो, तो वॉइस राय के पास जाना है। अच्छा, तो वॉइस राय के पास तो जाना डिसाइड हो गया। ओ भाई, वॉइस राय से अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? दिस इज द प्रॉब्लम कि वॉइस राय से अपॉइंटमेंट अब कैसे मिले भाई। तो वॉइस राय से अपॉइंटमेंट मोहसिन मलिक साहब ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दूंगा। नया बात समझ आई? कैसे? तो नवाब मोहसिन मलिक ने क्या किया, जरा लिंक लिखते जाए साथ साथ। नवाब मोहसिन मलिक का दोस्त है आर्चबोल्ड। आर्चबोल्ड कौन है? वो MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था। आर्चबोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था। नवाब मोहसिन मलिक और आर्चबोल्ड MAO कॉलेज में कुलीग रहे हुए एक दूसरे के साथ, हमेशा बहुत साल इकट्ठे रहे हैं वहां पे, तो इसलिए वो इनका बड़ा दोस्त है आर्चबोल्ड। अब एक और लिंक लिखिए, आर्चबोल्ड का कजन है जिसका नाम है डनलिप स्मिथ। डनलिप स्मिथ। डनलिप स्मिथ कौन है? वो सेक्रेटरी टू द वॉइसराय लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो का सेक्रेटरी है। तो नवाब मोहसिन मलिक ने आर्चबोल्ड को खत लिखा कि अपने कजन डनलिप स्मिथ को कह के मुसलमानों के डेलीगेशन को लॉर्ड मिंटो से अपॉइंटमेंट दिला दे। जी सर। नया बात समझ आ गई? जी जी, आ रही है सर। लिंक रिपीट करें पूरा। मैं करूँ? अच्छा, आर्चबोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था, जो नवाब का फ्रेंड था। नवाब ने लेटर लिखा आर्चबोल्ड को, कोलीग को अपने, कि हमारी अपॉइंटमेंट करवा दें वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो से। सारा लिंक आपने बीच में गायब कर दिया है, पूरी बात फिर सुने। आर्चबोल्ड MAO कॉलेज का प्रिंसिपल था और नवाब मोहसिन मलिक और आर्चबोल्ड कुलीग रहे थे MAO कॉलेज में बहुत तवील अरसे तक, बहुत दोस्त थे आपस में। और जो नवाब मोहसिन मलिक का दोस्त है आर्चबोल्ड, आर्चबोल्ड का कजन है एक जिसका नाम है डनलिप स्मिथ। डनलिप स्मिथ जो है वो है सेक्रेटरी लॉर्ड मिंटो का। तो नवाब मोहसिन मलिक ने आर्चबोल्ड को खत लिखा और उसको कहा कि आर्चबोल्ड अपने कजन डनलिप स्मिथ को खत लिख, जो के सेक्रेटरी है लॉर्ड मिंटो का, उसको कह डनलिप स्मिथ को कि मुसलमानों के डेलीगेशन को लॉर्ड मिंटो से अपॉइंटमेंट दिला दे, हमने कोई जरूरी बात करनी है। अब बात पूरी समझ आ गई नायाब? जी जी सर। वो लिख रहे हैं जी आपके बारे में कि नायाब ने पूरे महीने के लफ्ज इकट्ठे बोल दिए बेचारी। भाई नायाब बेटा, तू तो लड़कियों का नाम डबो देगी सारा बोलने में है। ये तो सुनने में तो लड़कियां बहुत बोलती हैं भाई, तू तो बोलती ही नहीं बेटा। अच्छा, वहां पे सारी ला रही है कि हाँ मैं नहीं बोलती। मुझे क्या नजर आ रहा है, सारे ला रही है, मुंह से बोलो नया। जी जी मेरा बेटा है ना, उसका छोटा सा ताया का फोन आता है बाहर से, तो वो कहता है अलीशान बेटे क्रिकेट खेल रहे हो? वो क्या कह रहे हैं? यार उसको नजर आ रहा है, तू सारे ला रहा है, मुंह से बोल भाई। अच्छा जी, तो नया बोल के बात करते हैं भाई। ओके, अच्छा अच्छा सर, ऐसा। चलिए, बड़ी मेहरबानी। अब मैं देखता हूँ नया आपका बोलती हो कितना बोलती है। हाँ जी, तो नवाब मोहसिन मलिक का ये खत मिला आर्चबोल्ड को और आर्चबोल्ड ने कहा कि मोहसिन मलिक यू आर जस्टिफाइड, वाकई आपको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। उसने बात की डनलिप स्मिथ से जो उसका कजन था। डनलिप स्मिथ को ये लिखा कि हमें अपने बॉस लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों को अपॉइंटमेंट दिला दे, तो उसने अपॉइंटमेंट दिला दी।
आर्च बोल्ड के कहने पे डनलिप स्मिथ ने लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों के डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिला दी और ये 36 पीपल हेडेड बाय सर आगा खान ये पहुंचे जनाब अली शिमला, क्योंकि वो था उस वक्त लॉर्ड मिंटो शिमला गया हुआ था छुट्टियां गुजारने, ये उसकी छुट्टियां हराम करने शिमला पहुंच गए। नया बात समझ आ रही है? जी जी सर, जी सर आ रही है। ओके, शिमला पहुंच गए, जाके कहने लगे लॉर्ड मिंटो साहब, क्या कहते हैं? लॉर्ड मिंटो साहब? नहीं नहीं ऐसे, लॉर्ड मिंटो साहब बोलो कैसे? लॉर्ड मिंटो साहब ऐसे कहते लॉर्ड मिंटो ने कहना था। हंस क्यों रहे हो, चलो बाहर निकलो सारे। अच्छा जी, इन्होंने कहा लॉर्ड मिंटो साहब आपने लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच पढ़ी होगी जिसमें उसने कहा है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया तो द नेटिव्स वुड आल्सो बी आस्क्ड कि आपकी ओपिनियंस, आपके डिजायर्स क्या हैं। उसने कहा हाँ, लॉर्ड मिंटो ने कहा मैंने पढ़ी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा जनाब हमें डर ये है कि आप लोग पूछेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमारे फायदे की बात मुस्लिम्स के कभी करेगी नहीं, जैसा कि लॉर्ड मिंटो साहब आपके एक्ट से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है ब्रिटिशर्स के जरिए उससे मुसलमानों को वे हैव बीन बेनिफिटेड, तो अगर आपके किसी एक्ट से हुआ हुआ बेनिफिट उन्हें गवारा नहीं है और वो एजिटेशन कर रहे हैं आपके खिलाफ टू रोल बैक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हमारे वो फायदे की बात भला क्यों करेंगे। तो इसलिए हम खुद आपके पास आ गए हैं कि हम आपको बता दें कि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसमें मुसलमानों के लिए क्या कुछ रखें। 36 लोगों का ये डेलीगेशन है हेडेड बाय सर आगा खान, और मिंटो को कहते हैं कि मिंटो साहब हम इसलिए आए हैं कि आपको खुद बता दें अपनी ओपिनियंस, अपनी डिजायर्स, ताकि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाए तो उसमें मुसलमानों के लिए ये चीजें रख दें। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा मुस्लिम्स गो अहेड, बताओ तुम क्या चाहते हो। नया अब यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है, सर आ रही है। ओके, मेरे साथ रहना, सब लोग मेरे साथ रहे मेंटली। इन्होंने कहा मिंटो साहब जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस बनाए तो प्लीज लॉर्ड मिंटो मुसलमानों को उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना, मिंटो हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे देना नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। ओए मिंटो हमारा हाई कोर्ट में कोई जज नहीं है, हमारा कोई जज मुसलमान हाई कोर्ट में होना चाहिए। मिंटो हमें जॉब्स में कोटे दे दे, मिंटो मिंटो MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दे। ओए मिंटो हमें सोशल प्रोटेक्शन दे दे, मिंटो मिंटो सुन रहा है ना तू? हाँ जी जी सर। हाँ नया ये बात समझ आ गई? जी सर। मिंटो ने ये सारी बातें सुनी और कहा कि मुस्लिम्स all of your demands are justified and are on strong footings, and I being the Viceroy of India make you assure that if the next constitutional recommendations would be given under my viceroyalty, so your demands would be upheld because all of your demands are justified and are on strong footings. ठीक है जी सर। अकीला अनम लिख रही हैं मिंटो ये हाथ मुझे दे दे मिंटो। नहीं भाई वो मिंटो था, ठाकुर तो नहीं था कोई। अच्छा जी वेल सेड यार। अच्छा जी तो क्या बात बनी, मिंटो ने क्या कहा है नायाब? उन्होंने कहा है कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी जिसमें आपकी प्रोटेक्शन होगी। ये कब कहा है उसने? और उसने कहा बीबी कि मुस्लिम्स ऑल ऑफ योर डिमांड्स आर जस्टिफाइड एंड आर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स एंड आई मेक यू एश्योर दैट इफ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस वुड बी गिवन अंडर माय वाइसरॉयल्टी तो योर डिमांड्स वुड बी अपहेल्ड। अगर मेरे अंडर दी गई तो आपकी सारी डिमांड्स मैं मानूंगा। ठीक है ना आप? जी सर। अब ये हो गया जी वादा। तो उस जमाने में अंग्रेज का वादा समझा जाता था कि आधा काम हो गया, तो मुस्लिम्स वहां से, या नायाब को बड़ी मुश्किल पड़ रही है बोलने में। नायाब बेटी से लेते इजाजत जी, किसी बोलने वाले बच्चे के पास चलते हैं। नायाब थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग यू बेटे, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको फोर्स करके थोड़ा बहुत बुलवाने की नहीं सर। ठीक है सारा बेटा, नाश्ता भी थैंक यू। एनर्जी भी जाया होती बेटे तेरी बोलने में। ठीक है ओके नायाब कहाँ जाएंगे जी? अब आप जाएंगे ज़ाहिदा फारूक के पास, कराची वाले जी।
जी जनाब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जायदा मेरी बेटी कैसी है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके जायदा, यहाँ तक बात आपको समझ आई कि लॉर्ड मिंटो ने वादा कर लिया कि वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस जब देगा तो मुसलमानों की बातें मान लेगा, सारी डन है? जी सर, डन हो गया। तो ये सारे खुश हो गए जो डेलीगेशन किया हुआ था, क्योंकि अंग्रेज का वादा उस जमाने में समझा जाता था कि बात हो गई पक्की पक्की। तो ये खुशी खुशी वापस आए, शिमला से बॉम्बे वापस पहुंचे, रास्ते में खुशियों में ट्रेनों की छतों पे चढ़ गए, चल छैया छैया, खुशियों, ढोल ताशे भंगड़े, और बॉम्बे पहुंचे। और बॉम्बे पहुंच के इन्होंने सबको बताया कि हम कामयाब हो गए भाई, हम कामयाब हो गए। तो हम पढ़ क्या रहे थे जायदा? हम पढ़ रहे थे कि वेदर सर सैयद वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट, ठीक है? जी जी ओके, तो ये खुश हैं, ऐसे में एक दूसरे को बताते फिरते हैं कि हम कामयाब हो गए। ऐसे में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सर सैयद अहमद खान का बनाया हुआ एक इदारा था, उसकी एनुअल मीटिंग आ गई। उस एनुअल मीटिंग में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मलिक, विकारुल मलिक जैसे तमाम सरकर्दा एलीट मुस्लिम लीडर जो थे वो सारे मौजूद थे। तो इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग ये जो हो रही है 30 दिसंबर 1930 ढाका के मकाम पे हो रही है। और इसमें बात करते हुए जब इन्होंने बताया कि हमें ये सारी कामयाबियां ऐसे मिली और लॉर्ड मिंटो को हमने ये कुछ कहा, और मिंटो ने एग्री किया सब बातों से और कहा क्योंकि आपकी डिमांड्स जस्टिफाइड हैं और स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हैं, दैट इज व्हाई आई मेक यू एश्योर that if the next constitutional recommendations would be given in subcontinent under my viceroyalty, so your demands would be upheld. तो सारों ने कहा वेरी गुड, बल्ले बल्ले हो गए भाई। सारों ने कहा जाहिदा कि इज इट सो सिंपल, बल्ले अगर हमारी डिमांड जस्टिफाइड हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी की सारी मान लेती है? तो जवाब मिला लगता तो ऐसा ही है। तो फिर सवाल ये उठा कि अब तक कभी क्यों नहीं हमारी बातें मानी गई? तो जवाब ये बना सबका यूनानिमसली मिलके कि जनाब आज तक कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारी डिमांड्स ऊपर तक पहुंचाई ही नहीं, तो कैसे मान ली जाती हमारी बात जब ऊपर तक पहुंची नहीं सही तरह से? तो then unanimously it was decided among that people, among all those people of that house जो वहां बैठे थे, कि then why not to have our own separate political representative body with the name of Indian National Congress. Indian National Congress नहीं, All India Muslim League। 30 दिसंबर 1930 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग, और इसमें क्या बन जाती है जी? इसमें बन जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। समझ आई शायद आपको? जी सर, समझ आ गया। जल्दी बोलो करो, किधर जल्दी बोलना है, जल्दी बोलना है, यस नो? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुने, पूरा एक चेन चलने लगा, ध्यान रखना, मिस नहीं, एक चीज मिस नहीं करनी। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए 30 दिसंबर 1906 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एनुअल इजलास, इसमें मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग बनती है तो कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स आती है, कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स आती है तो प्लेटफॉर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है, प्लेटफॉर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। तो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन होती है, लाहौर रेजोल्यूशन होती है तो वही पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनती है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनती है तो पाकिस्तान बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान रेजोल्यूशन से बना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आई लाहौर रेजोल्यूशन से। लाहौर रेजोल्यूशन कहां से आई? लाहौर रेजोल्यूशन आई स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान से। स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां से आई? वो कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स से आई। कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स कहां से आई? वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या कैसे बन गई? वो शिमला डेलीगेशन की इंकरेजमेंट से बनी। शिमला डेलीगेशन की इंकरेजमेंट कहां से आई? वो शिमला डेलीगेशन से आई। शिमला डेलीगेशन कैसे हुई? वो नवाब मोहसिनुल मलिक ने
आर्च बोल्ड के जरिए डनलिप स्मिथ को कह के अपॉइंटमेंट लेके दिलाई। आर्च बोल्ड ने डनलिप स्मिथ के जरिए ये अपॉइंटमेंट कैसे दिलाई? उसने ये इसलिए दिलाई कि वो एमओ कॉलेज का प्रिंसिपल था और मोहसिन मलिक और नवाब मोहसिन मलिक और आर्च बोल्ड भाई इकट्ठे काम करते रहे थे, कुलीग रहे हुए थे, इसलिए दिलाई। एमओ कॉलेज क्या था? वो एमएओ स्कूल था। एमएओ स्कूल क्या था? वो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो एमएओ स्कूल ना होता, एमएओ स्कूल ना होता तो एमएओ कॉलेज ना होता, एमएओ कॉलेज ना होता तो नवाब मोहसिन मलिक और आर्च बोल्ड एक दूसरे के कुलीग ना होते, वो कुलीग ना होते तो मोहम्मद तो शिमला डेलीगेशन की अपॉइंटमेंट ना मिलती, शिमला डेलीगेशन की अपॉइंटमेंट ना मिलती तो शिमला डेलीगेशन ना में होती तो उसके जरिए मिलने वाली इनकरेजमेंट ना होती, वो इनकरेजमेंट ना होती तो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन ना होती जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में हुई थी। सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलप ना की होती तो वो इजलास ना होता, वो इजलास ना होता, शिमला डेलीगेशन की इनकरेजमेंट ना होती तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ना होती, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ना होती तो स्ट्रगल फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स ना होती, कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स ना होती तो स्ट्रगल ना होती, स्ट्रगल ना होती तो लाहौर रेजोल्यूशन ना होती, लाहौर रेजोल्यूशन ना होती तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन ना होती, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ना होती तो पाकिस्तान ना होता। तो मुझे कहने दीजिए कि अगर सर सैयद अहमद खान ना होते तो पाकिस्तान ना होता। जी सर। तो कोई बात समझ में आई? जी सर। ये है पूरा एक चेन के सर सैयद अहमद खान वाज अ प्रो ब्रिटिशर और नॉट। एक इट्स अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो कि मैंने आपको सारा बताया जी। तो मैं ये कहता हूं कि सर सैयद अहमद खान ने जो भी वट एवर ही डिड दैट वाज एंटायरली इन द फेवर ऑफ the Muslims, and whatever steps he took, those had really become the need of the time, and the people who used to allegate Sir Syed Ahmad Khan he was implementing the agenda of Lord Macaulay, they people were entirely wrong in their अप्रोच। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ना सिर्फ सोशल एस्पेक्ट में उठाया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में उठाया, रिलीजियस एस्पेक्ट में उठाया और सर सैयद ने मुसलमानों को एज ए नेशन जो है एक सेपरेट रिकग्निशन दी। तभी तो हम खींचतान के सर सैयद अहमद खान को फादर ऑफ द टू नेशन थ्योरी भी कह देते हैं। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में कहते हैं कि ही वाज द वन हु सेव्ड द मुस्लिम्स from the severe rivalry of the Britishers. He managed to eliminate the rivalry of the Britishers. He managed to eliminate the enmity of the Muslims with the Britishers, due to which the Muslims were having severe attitude towards the Muslims. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था consequences of the war of independence में, जायदा वहां पहुंचे, मैंने बॉक्स ये बनाया था, बॉक्स जो बनवाया था इसमें हमने लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। जी सर, स्टार बनवाया था। ये जो पिक आपके पास बोर्ड की आई है, ये पिक आ गई आपके पास साहिदा? जी सर। जरा मेरा बेटा इसको पिक को देखना शुरू करें, कहां से स्टार्ट होती है? चेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके जी सर, 1774 से स्टार्ट होता है जी। अच्छा, अब देखें कुछ चीजें इसमें बॉक्स में डाल के मैंने रेड लिख दी हैं, नजर आ रही हैं आपको पिक में? जी सर, आ रही हैं। ओके, देखिए यहां पे स्टेक होल्डर्स हैं तीन, कौन कौन? ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ओके, जी सर। ज्यादा इन तीनों में से, ब्रिटिशर्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन तीनों में से इस पोजीशन में कौन है कि कोई चीज इंप्लीमेंट कर दे? ब्रिटिशर्स। शाबाश, शाबाश। ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स, दे वर इन रूल। अच्छा,
यहां के ये जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रिटिशर्स, हिंदूज और मुस्लिम्स, इनमें से कोई दो या तीनों आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन बनाएंगे तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेड नहीं है थ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आपस में बात हो रही है। डन हो गया जी? जी सर। ओके